नमस्कार, आप सभी का सादर अभिवादन। मैं हरीश कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी अधिगमकर्ताओं का स्वागत करता हूं और ये विश्वास रखता हूं कि यह YouTube की कक्षा आप लोगों की लर्निंग जिज्ञासा को बनाए रखने में और आपके अधिगम जिज्ञासाओं को शांत करने में और आपकी अध्ययन की निरंतरता को अनवरत बनाए रखने में यह सहयोग प्रदान कर रही है। और आप लोग इस YouTube प्लेटफॉर्म पर जुड़कर समय का सदुपयोग कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, नई नई बातों को आप लोग सीख रहे हैं। आपके अंदर धैर्य का विकास हो रहा है, आपके अंदर सुनने की क्षमता का विकास हो रहा है, आप लोगों के अंदर एकाग्रता का विकास हो रहा है और ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। और इस YouTube प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी प्रोग्राम के तहत हम और आप लोग अध्ययन और अध्यापन को धीरे धीरे ही सही लेकिन एक दिशा हम लोग दे रहे हैं। इसके लिए हम लोग धन्यवाद के पात्र हैं। पिछली वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ अधिगम की कुछ अच्छी थ्योरीज, जिसमें हम लोग लर्निंग क्या है, पावलोवियन थ्योरी, थॉर्नडाइक की थ्योरी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कर चुके हैं। पावलोव की थ्योरी हम लोग समाप्त कर दिए हैं, अधिगम को हम लोग समाप्त कर दिए हैं। थॉर्नडाइक पे भी हम लोग कुछ संवाद स्थापित किए हैं। आज हम लोग थॉर्नडाइक महोदय के कुछ और इनके जो सिद्धांत हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत SR थ्योरी पर हम लोग थोड़ी बहुत और चर्चा करेंगे। इसका शिक्षा जगत में क्या उपयोग है, हम लोग किस प्रकार से इसको उपयोगिता में ला सकते हैं, किन बालकों के लिए सहायता प्रदान कर सकती है, जैसे तमाम प्रकार के तथ्यों पर हम लोग अपना विचार करेंगे। किसी विद्यार्थी ने कहा था कि सर, ये पशुओं पर किए गए प्रयोग हैं और मानवीय संवेग, मानवीय बुद्धि, मानवीय इतना विराट व्यक्तित्व मानव पर इसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। अच्छा प्रश्न है, अच्छी जिज्ञासा है। अच्छे प्रश्न और अच्छी जिज्ञासाओं से ही एक नए विचार का प्रस्फुटन होता है और उस पर एक नए सिरे से सोचने और विचारने की परिकल्पना को आयाम मिलता है। एक शिक्षक को सिर्फ कुछ सिद्धांतों को, कुछ थ्योरीज का, कुछ लर्निंग लॉज का केवल ज्ञान हो जाना ही पर्याप्त नहीं है। जिस प्रकार जब हम मकान बनाते हैं तो मकान बनने के बाद ऊपर की मंजिल तो दिखती है, लेकिन उसके नींव में कितनी मेहनत की गई है, कि कितना उसमें सिस्टमेटिक एक व्यवस्था का रूप दिया गया है, इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। सीखना
शब्द एक व्यापक संप्रत्यय है। इसको सिर्फ कुछ परिभाषाओं में, कुछ सिद्धांतों के रूप में और कुछ शब्दों में बांध देना, यह अधिगम का एक नैरो मीनिंग हो सकता है, लेकिन व्यापक रूप में अधिगम को परिभाषित नहीं किया जा सकता। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से हम कुछ तथ्यों का संकलन कर लेना हम लोग अधिगम मान सकते हैं, लेकिन व्यापक रूप में अधिगम की संकल्पना को समझना बहुत बृहद संप्रत्यय है। अगर प्राचीन वांग्मय को देखा जाए तो अधिगम के या उनके पास कोई आज के जैसे कोई वैज्ञानिक शब्दों का या कोई डेफिनिशंस या कोई एक नियम या कोई एक सिद्धांत जैसा नहीं था, लेकिन उनके पास अनुभव बहुत था और वो अनुभव लंबे वर्षों का परिस्थितियों के साथ संघर्षमय जीवन के बाद उन्होंने अनुभव किया था। भारतीय परिदृश्य में सिर्फ बाह्य जगत का ही अनुभव को हम लोग अधिगम के रूप में नहीं स्वीकार किए हैं, बल्कि आंतरिक संसार में जो हमारी कभी कभी कल्पनातीत होती हैं बातें, जो कभी कभी उन चीजों को अनुभूत करना काफी कठिन होता है आज के बहिर्मुखी जीवन में। उन ऋषियों, उन मनीषियों ने जो कुछ भी एक आंतरिक संसार में, बाह्य जगत से परे एक आंतरिक संसार में जो कुछ भी शांत चित्त होकर ध्यान, धारणा, समाधि के अंतर्गत जो कुछ भी उन्होंने सीखा और उसका बाह्य जीवन से संबंध स्थापित करते हुए उन्होंने कुछ व्यवहारिक सिद्धांत दिए, वो आज के समय में उसकी कल्पना थोड़ी मुश्किल जान पड़ती है। फिर भी एक शिक्षक को अधिगम के कुछ सिद्धांतों का पता होना चाहिए, क्योंकि ये सिद्धांत ही आगे चलकर हमें एक व्यवस्थित चिंतन की एक आधारशिला प्रदान करेगी। इन सिद्धांतों को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद जो कुछ भी हमारे मस्तिष्क में जो विप्लव उत्पन्न होता है, वो हमें किसी दिशा में, एक नियंत्रित दिशा में चिंतन मनन करने की एक सुदृढ़ व्यवस्थित नींव प्रदान कर रही है।
अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा अपने जीवन में कार्य करता है, उसका उतना ज्यादा अनुभव बढ़ता जाता है, और यही अनुभव उसके जीवन में या उसके व्यवहार में या उसके क्रिया में एक व्यवस्थित रूप देखने को मिलता है। वातावरण में बालक के द्वारा अंतःक्रिया करने के परिणाम स्वरूप उसे नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम बालक थे, शिशु थे, बालक थे, तो जैसे एक बालक जब अपने सहपाठी के साथ वह खेलता है तो उसे सामाजिक अनुभव प्राप्त होता है। अपना कल्चर और दूसरों का कल्चर यथा खान पान, रहन सहन, बोली, भाषा, संस्कार, चिंतन, स्वयं के प्रति उसका विचार, दूसरों के प्रति उसका विचार, समाज के प्रति उसका विचार, ये सब सीखने का, ये सब जानने का ये अनुभव प्राप्त होता है। हम इसके माध्यम से हम लोग सीख जाते हैं। कोई अच्छा है और कोई बुरा है, इसका भेद का ज्ञान कैसे होता है? क्या कोई ऐसी कोई थ्योरी है जो ये पहले से तय करे कि ये अच्छा है या बुरा है? जो लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं, उन्होंने बहुत से ऐसी नॉवेल्स, स्टोरीज पढ़ी होंगी कि जिसमें एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई होगी कि जिसमें ये तय करना बड़ा मुश्किल हुआ होगा कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। कभी कभी अच्छा बर्ताव करने वाला भी बुरा होता है और कभी कभी बुरा बर्ताव करने वाला भी अच्छा, उसका परिमाण नहीं, उसका परिणाम बताता है कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। इस प्रकार शिक्षक और छात्र के संबंध पर भी, पिता और पुत्र के संबंध पर भी हम इस प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी अपने परिवार से, अपने शिक्षक से उनके द्वारा किए गए व्यवहार, उनके द्वारा किए गए क्रियाकलाप, उनसे कुछ संवाद स्थापित करके, उनके द्वारा सिखाए गए कुछ बातों से उसके अंदर ज्ञान प्राप्त होता है, उसको अनुभव तो प्राप्त होता है। लेकिन जब विद्यार्थी उन अनुभवों को अपने जीवन में जब उतारता है, जब अपने दैनिक क्रियाकलाप में उसको शामिल करता है, तब वह नए नए तथ्यों को,
नए नए अनुभवों का उसको ज्ञान प्राप्त होता जाता है। इसी को हम लोग सीखना कहते हैं। थॉर्नडाइक महोदय जो एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हो गए। इन्होंने जो बिल्ली पर जो प्रयोग किया था, मैंने डिटेल में इसको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। उन्होंने कुछ प्रयोग किए सीखने के ऊपर, और उनमें जो उन्होंने 2 नियम दिए, एक प्राइमरी लॉज और एक सेकेंडरी लॉज। प्राइमरी लॉज में हम लोग जानते हैं कि इसमें लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम में भी 2 बातें होंगी, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। और तीसरा था अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस या एक्सरसाइज। ये तीनों नियम में हम इस बात को सीख चुके हैं कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा तत्पर होता है सीखने के लिए, और तत्परता उसकी आवश्यकता के अनुसार तय होती है। आप किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि यह व्यक्ति, अमुक व्यक्ति सीखने के लिए तत्पर नहीं है। तत्परता उसकी आवश्यकता पर निर्भर करती है। यदि हमें किसी भी भौतिक पदार्थों की, भौतिक सुखों की अगर चाहत है, तो हम उसके लिए अथक प्रयास करते हैं। भले उसका जीवन में बहुत सारा गर्भित रहस्य हो या न हो, इसकी बात नहीं, लेकिन हम प्रयास करते हैं। अर्थात यदि हमारे जीवन में कुछ पाने की चाहत है, कुछ हमारी आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति उस फील्ड को पाने के लिए तत्पर होगा। उसके लिए वह प्रयास, प्रभाव, अच्छे जो अनुभव से प्राप्त होंगे उस पर वह आगे बढ़ता जाएगा, और जो अनुभव उसको कटु होंगे वह उसको छोड़ता जाएगा। और अभ्यास, यदि उससे वो तत्पर है, प्रभाव है, तो वो निरंतर अभ्यास अगर कर रहा है, तो निश्चित रूप से वह एक दिन अपने अभिष्ट को, अपने गोल को प्राप्त कर जाएगा, और वो सीख भी जाएगा, उसको नए नए अनुभव भी प्राप्त होंगे। तो यदि हमारी किसी भी चीज की पाने की चाहत नहीं है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति न तत्पर होगा, न किसी प्रकार का उसका प्रभाव उसको इफेक्ट डालेगा, और न ही वो किसी प्रकार का अभ्यास को अंजाम देगा। वो उसी कार्य को करता रहेगा जिस कार्य को वो अपनी गति से कर रहा है। इसलिए जो थॉर्नडाइक महोदय के जो 3 नियम हैं, तो उसके लिए ये तीनों नियम सीखने के लिए, ये 3 नियमों का जो उन्होंने प्रतिपादित किया, वो अधिगमकर्ता में होने चाहिए। कि सबसे पहले वो क्या हो, उसकी नीड हो। अब हमें भूख नहीं लगी है, तो निश्चित रूप से हम खाने का प्रयास नहीं करेंगे। तो भूख का होना नितांत आवश्यक है। इस प्रकार थॉर्नडाइक ने कहा कि उद्दीपन और अनुक्रिया
के बीच एक संबंध स्थापित हो जाना ही अधिगम है। उद्दीपन तथा अनुक्रिया में अनुबंधन की प्रक्रिया प्रयास और त्रुटि के द्वारा घटित होती है। अधिगामी सही अनुक्रिया का अधिगम करने के लिए अनेक प्रयास एवं त्रुटियां करता है, किंतु अनेक प्रयासों में त्रुटियों को कम करते करते त्रुटिहीन प्रयास का सही अनुक्रिया करना सीख जाता है। यदि हमें आज नौकरी प्राप्त करना है, समय की मांग भी है, समय की जरूरत भी है। बिना नौकरी कोई पूछ भी नहीं रहा है, न परिवार में, न समाज में, और न ही कोई जीवन में, अन्य बातों की तो दूर। तो हमारी एक चाहत है, हमारी आवश्यकता है नौकरी प्राप्त करना, और नौकरी प्राप्त करने के लिए उसने तय किया कि मुझे एकमात्र विकल्प बचा हुआ है कि अगर हम सेना की तैयारी करें तो वहां पे बिना पैसे की हमारी नौकरी लग सकती है। तो थांडाइक महोदय के जो तीन नियम है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, तीनों नियम देखने को वहां पर दृष्टिगोचर होता है। सुबह के 3 बजे, 3:30 बजे बिस्तर का त्याग कर देना, नित्य दिनचर्या से निवृत्त होकर और ट्रैक सूट पहन के रोड पे आ जाना, ठंडी, गर्मी, बरसात की परवाह किए बिना, ये उसकी ड्राइव है, इसकी भूख है, ये उसकी आवश्यकता है, और वो आवश्यकता उसे कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है। परिस्थितियां बाधक नहीं बन रही हैं। वहां पे किसी टीचर की जरूरत नहीं है, वहां पे किसी गाइड की जरूरत नहीं है जिससे उसे प्रेरणा मिल रही है। उसको रास्ते में यह भी नहीं दिखता है कि वो किसके ऊपर कमेंट करे, किसके ऊपर न करे, किसकी प्रेरणा से वो कार्य कर रहा है, किसकी प्रेरणा से वो कार्य नहीं कर रहा है, इसकी कहीं कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको अपने लक्ष्य के बीच में जो नौकरी प्राप्त करनी है उसके बीच में कोई बाधा ही नहीं दिख रही है। उसकी बाधा है तो समझ रहा है कि वो सिर्फ मेरे द्वारा न किया गया प्रयास ही मेरा बाधा है, बाकी कुछ नहीं। बड़ा सटीक एग्जाम्पल है यहाँ पे किसी प्रकार का जो प्रभाव, थार्नडाइक ने जो प्रभाव के जो 2 नियम दिए, वो नियम में यही कह रहा है ना कि भाई केवल सकारात्मक व्यवहार को व्यक्ति अपनाता जाता है और नकारात्मक व्यवहार को भूलता जाता है, त्यागता जाता है। हम जब नौकरी पाने के लिए जब हमें जब जरूरत लग जाती है और हम उसके लिए प्रबल प्रयास करते हैं, तो हम अपने जीवन में बैठकर समय जाया नहीं करते कि इसके बारे में कमेंट किया, ये मुझे ये किया, ये मुझे हतोत्साहित किया, ये मुझे प्रोत्साहित किया। नहीं, सुबह के 3:30 बजे हम अपने रोड पे खड़े हुए, गर्मी, जाड़ा, बरसात, सारी परिस्थितियां, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रही हैं, सिर्फ दिख क्या रहा है, तो व्यक्ति को अपना अभिष्ट, अपना लक्ष्य दिख रहा है, और लक्ष्य की प्राप्ति तक वह निरंतर तत्पर भी है। प्रभाव वो स्वयं से वो प्रभावित हो रहा है, स्वयं के कार्यों द्वारा प्रभावित हो रहा है। प्रतिदिन जो दौड़ रहा है, प्रतिदिन देख रहा है कि भैया हमारी स्पीड बढ़ानी है। स्पीड हम कैसे बढ़ाएं? पहले पैरों पे पूरे पैरों पे दौड़ता है, फिर बाद में कहता है कि नहीं, इसको कोई कहा होगा या कहीं से सुना होगा, कहीं से उसको मिला होगा। वो सारी परिस्थितियों को छोड़ता है, सिर्फ कहीं से सुना और अपने अनुभव में वो शामिल करता जाता है, और वो अपने पंजों के बल पर अभ्यास करता है कि हम एड़ी का प्रयोग कम करें, पैर पंजों पर दौड़े, और वो एक दिन पर धावक बनता है और अभ्यास करते करते उसकी स्पीड बढ़ जाती है, लक्ष्य को प्राप्त अपने कम समय में करना सीख जाता है, और अंत में वो सफल हो जाता है।
तो ठीक थार्नडाइक महोदय का भी जो सिद्धांत है उसी प्रकार का है कि भाई जो तत्परता है, प्रभाव है और अभ्यास है। और यदि हम सफल होने के बाद अगर हम ये अभ्यास को छोड़ दें तो फिर वो प्रभाव नहीं रह जाता है, फिर वो एक्यूरेसी नहीं रह जाएगी और वो स्पीड नहीं रह जाएगी या रह जाएगी। तो इसलिए ये अधिगामी का तत्पर होना, अभ्यास करना और प्रभाव, खुद के प्रभाव में और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को ही केवल साथ में लेके आगे बढ़ना है, नेगेटिव वाले को छोड़ के। तो निश्चित रूप से व्यक्ति जो कुछ भी वो सीखना चाहता है, बनना चाहता है, वो बन सकता है, सीख सकता है। प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा अधिगामी निश्चित उद्दीपक के लिए निश्चित अनुक्रिया करने में दक्ष हो जाता है। इसके लिए वह अन्य संभावित अनुक्रियाओं में से सही अनुक्रियाओं को छांटता है। इसलिए थार्नडाइक के इस सिद्धांत को चयन एवं संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। स्वयं थार्नडाइक ने इसको परिभाषित करते हुए कहा कि अधिगम सही अनुक्रियाओं का चयन और उसे उद्दीपक से संबंधित करने का परिणाम स्वरूप होता है। अधिगम की एक प्रक्रिया यांत्रिक होती है और उसे उद्दीपक से संबंधित करने के परिणाम स्वरूप होता है। अधिगम की उद्दीपक के अनुरूप ही अनुक्रिया होती है। जिस प्रकार का उद्दीपक होगा, जिस प्रकार की समस्या होगी, तो पाने वाले की उत्तेजना उसको तय करेगी और उस प्रकार की उत्तेजना ही उसे उस प्रयास तक पहुंचाने में सफलता प्रदान करेगी। यह सिद्धांत साहचर्य सिद्धांत का ही एक रूप है। उद्दीपन अनुक्रिया जो सिद्धांत है, हम लोग इसका जो सेकेंडरी नियम है उसमें मैंने 5 नियम दिए थे। हम लोग इस बात को जानते हैं कि बहु अनुक्रिया का सिद्धांत, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। दूसरा था मानसिक स्थिति अथवा मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड। एटीट्यूड जो अभिवृत्ति है, यह व्यक्ति को अधिगम में और लक्ष्य को प्राप्त करने में ये बहुत महत्वपूर्ण कारक है। यदि किसी व्यक्ति की दृष्टि सकारात्मक है तो हर एक परिस्थिति में वो अच्छा ही ढूंढ लेगा, और यदि किसी व्यक्ति की दृष्टि नकारात्मक है, हम लोग जब छोटे कक्षाओं में होंगे तो एक हंस का उदाहरण हम लोग पढ़े थे। तो विद्यार्थी को भी हंस के नाई होना चाहिए, अर्थात पानी और दूध मिला के अगर हंस को दे दिया जाए तो हंस सिर्फ दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। यह अपने आप में एक अनोखी घटना है, अनोखी यह हाइपोथेसिस है कि पानी को क्यों पी जाता है, दूध को छोड़ देता है। अगर हम लोग इसको व्यवहारिक रूप में अगर देखें तो हमारे अंदर भी ये गुण है। हम लोग किसी भी व्यक्ति के केवल अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़ें और उसके नकारात्मक, उसके बुराइयों को हम लोग उसको त्याग दें, उस पर चर्चा करके अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं। जहां से भी जो अच्छाई मिली, संकलित किया, अपनी गठरी में बांधा और अपने प्रगति पथ पर चल दी। तो यही व्यक्ति का हंस का स्वभाव है कि हम जहां भी कुछ अच्छाई देखें, कुछ अच्छे पॉइंट मिले, तुरंत उसको कलम निकाला, कॉपी निकाला, नोट डाउन कर लिया, उसको जाके 2-4 बार रिपीट किया, अब उसको अभ्यस्त हो गया। किसी को
इस संसार में ऐसा अधिगम प्राप्त नहीं हुआ होगा कि उसने कुछ कार्य किया और उसको संपूर्ण ज्ञान एक ही जगह पर मिल गया हो। व्यक्ति के पूरे वर्षों की कमाई, किसी महात्मा से पूछा किसी व्यक्ति ने कि महात्मन आप ये बताएं कि जीवन का सार क्या है। अगर जीवन का सार क्या है, अगर पूरी स्टोरी इसको राइट डाउन में किया जाए, लिपिबद्ध किया जाए, तो कितनी मोटी किताब बनेगी, कल्पना आप लोग कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं। लेकिन महात्मा ने दांत दिखा दिए, मुंह खोल के उन्होंने दिखा दिया। सामने वाले ने कहा, अब सामने वाले के चूंकि उसकी जानने की जिज्ञासा थी, वो कुछ उसके सीखने की जिज्ञासा थी। जैसे राम जब लक्ष्मण को जो भेजते हैं तो वहां वो सेम घटना उससे भी सीखा जा सकता है। हमारे अंदर जब तक उसके अंदर हम कुछ सीखने के निमित्त नहीं गए हैं, तो फिर लक्ष्मण की तरह जाएंगे और उसको लौट आएंगे और आगे बोलेंगे तो बड़ा दुष्ट है, वो तो अहंकारी है। फिर राम कहते हैं नहीं, जाओ और विनम्रता से सीखो, क्योंकि सिखाने वाला, सीखने वाले में जब तक वो विनम्रता के गुण और उसके अंदर कुछ वो देखेगा नहीं, तब तक वो जरूर सिखा तो रहा है लेकिन उसके अंदर आत्मसात नहीं होता है। फिर विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, अब आप विवेकानंद के जब सिद्धांत को पढ़ेंगे, फिलॉसफी को, तो वहां पे आप लोगों को मिलेगा। तो थर्नडाइक का ये जो लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है विद्यार्थी को विद्यार्थी बनाने में। वो व्यक्ति कह सकता था कि ये तो महात्मा बड़े दुष्ट हैं, तो दांत अपना मुंह, मैंने नहीं बोलते कि मुंह से चिढ़ाना, मुंह खोल के ऐसे कर बोला, महात्मा हम समझ नहीं पाए आपका ये इशारा। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो कड़े थे दांत, जो कड़े थे वह टूट गए, और जो नम्र थे जीभ वो बची हुई, और वो मरने के बाद भी रहेगी, मरने के साथ ही जाएगी। तो जीवन में ये जो अनुभव है ना, ये हर व्यक्ति के लिए कुछ अलग अलग रूप में होती है। उसी परिस्थितियों से कोई नहीं सीख पाता है और उसी परिस्थितियों में कोई मास्टरी करता है। आज आपदा का समय है, इसी आपदा में कोई नए नए, इस मानवता की रक्षा के लिए नए नए कोई इनोवेशन कर रहा है, नए नए रिसर्च कर रहा है, नए नए लोग तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे मानवता की सेवा की जाए। घरों में बंद हैं, फिर भी कैसे किसी की सहायता पहुंचाई जाए। और इसी में कुछ लोग आपदा को अवसर में बदल रहे हैं। दोनों सीखे हैं, दोनों सीख रहे हैं, दोनों प्रयास कर रहे हैं, दोनों रेडी हैं, दोनों अभ्यास कर रहे हैं, दोनों प्रभाव में हैं। लेकिन एक का प्रभाव सकारात्मक है, उसके द्वारा रचनात्मक कार्य होंगे, उसके द्वारा नए समाज के नव निर्माण के गठन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, और एक की इस परिष्कृत समाज को विनष्ट होने में, उसको और ज्यादा कम समय में कैसे विनष्ट किया जा सके, उसका उसमें योगदान कर रहा है। तो एक नकारात्मक छवि है और एक सकारात्मक छवि है, लेकिन इस बात का सदैव साहित्य यही सिखाती है कि जिसके अंदर जितनी ज्यादा सकारात्मकता होती है, जितने अंदर सृजनशीलता की बात होती है, जितनी ज्यादा मानव उत्थान की बात होती है, समाज उत्थान की बात विचार होते हैं, जितना ज्यादा दया परोपकार की जिसके अंदर विचार गुण होते हैं, वह देर सवेर उसके विचार फलीभूत होते हैं। और जिनके अंदर नकारात्मक प्रकार के विचार होते हैं, उसमें लाभ देखने की बात होती है, वो निश्चित रूप से वो पतन को प्राप्त होते हैं। तो जो थॉर्नडाइक का जो गौण नियम में था वो कि लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, हम कुछ भी क्रिया करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग बार बार
प्रयास करते हैं, और बार बार प्रयासों में, बार बार क्रिया करने में हम बहुत सी क्रियाएं हमारी गलत होती हैं। एक बार हम लोग किसी थ्योरी को पढ़ते हैं, ऐसा दुनिया में कोई नहीं हुआ सिवाय विवेकानंद जी के, जो कि एक बार पढ़ा हो और याद हो गया हो। वो एक्सेप्शनल है। सैकड़ों बार हम लोग पढ़ते हैं। आप लोगों को अनुभव होगा कि वही 15-16 चैप्टर्स होते हैं और 365 दिन विद्यालयों में वही उसी चैप्टर्स को हम लोग पढ़ते हैं। अगर एक दिन में एक चैप्टर हो तो 16 दिन में तो 16 चैप्टर समाप्त हो गए ना, तो फिर वर्ष भर की क्या मतलब। लेकिन वो जो अभ्यास है, हम लोग कहते हैं ना कि आप लोग अभी ये बार बार बताया जाता है कि जो किताबें एक बार व्यक्ति पढ़ी जाती है समझने के लिए, दूसरी बार पढ़ी जाती है उसमें से कुछ सीखने के लिए, तीसरी बार पढ़ी जाती है उसी में से कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए, अगली बार कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और जब आपकी इस फील्ड में भूख पड़ जाती है, आप रिसर्च करने लगते हैं, आपके अंदर कुछ नए तथ्य खोजने के संग्रह होने लगते हैं, तो आप उसी किताब को, जिस किताब को आप एक बार पढ़ के हटा दिए थे, 2 बार पढ़ के हटा दिया, उसको बार बार आप पढ़ते हैं, तो उसमें से आपको नई अनुभव प्राप्त होते हैं। ये महात्मा गांधी भी कह रहे हैं कि जब भी मेरे पास कोई समस्या आती है, मैं गीता माँ के पास जाता हूँ। गीता मतलब हमारा जो श्रीमद् भगवद गीता, और वहां से हर बार मुझे कुछ न कुछ नए अनुभव प्राप्त होते हैं। तो किताब तो एक ही बार, कई बार पढ़ा। इसीलिए एक सफल विद्यार्थी जब गुरुकुल का जब छोड़ के जाता था, तो उस समय कहा जाता था कि स्वाध्याय को कभी मत छोड़ना। मतलब कि जो पढ़ लिया, जो नहीं कि वो पढ़ लिया, आप उसको निरंतर पढ़ते रहिए। क्यों? क्योंकि आपके जैसे जैसे आपके अनुभव बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आपके जीवन में अनुभवों का विस्तार हो रहा है, जैसे जैसे आप अनुभव में, और आपके जो परिस्थितियां ये नित्य परिवर्तनशील हैं, तो जैसे जैसे अनुभव आपके विस्तार होगा, जैसे आपकी परिस्थितियों का विस्तार होगा, वैसे वैसे आपकी बुद्धि का विस्तार, आपके ज्ञान का विस्तार होगा। और जितनी बार आप स्वाध्याय करते जाएंगे, तो जिन तथ्यों का, जिन सिद्धांतों का, जिन नियमों का उस परिस्थिति और ज्ञान, जो भी उस नहीं अनुभव में नहीं सामंजस्य बैठ रहा था, हो सकता है कि अब परिस्थिति अनुकूल हो गई, उसमें अनुभव प्राप्त बैठ जाए, अनुभव प्राप्त हो जाए और आप नए नए अनुभवों को सीखें। जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो इस बात को जानते हैं कि एक एक प्रयोग करने में आपकी, इसी में एक विधि आती है ह्यूरिस्टिक, अर्थात मैं खोजता हूं। उस विधि में वो साइंटिस्ट कई वर्षों से अध्ययन कर रहे थे, और उनकी पत्नी एक दिन गुस्से में आई कि 10 साल से प्रयोग कर रहा है, कोई चीज का हासिल नहीं हुआ। गुस्से में आई और उनका नाश्ता उसी पर फेंक दी। और जब उसका जो फेंकी, और जिस बेग से उनके जो लेबोरेटरी के जो इक्विपमेंट्स थे उस पे, जब उस पर टक्कर हुआ, तो जब उसमें गति हुई, तब जो उसमें जो गति, जो लड़ा, उसमें हलचल हुई, जो उसमें गति हुई, तब उनका प्रयोग, वो गति के बिना ही वो प्रयोग रुका था। और पता है कितना निगेटिव अनुभव था। कैसे आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग साइंस के जो विद्यार्थी हैं वहां पे पढ़ाया जाएगा, विशेष रूप से मैथमेटिकल और फिजिकल साइंस में। एंगस्ट्रॉम ने उसको खोजा था। तो वो अब वहां पे दौड़ते दौड़ते भागे और बोले कि यूरेका यूरेका यूरेका, मतलब कि मैं पा गया, मैं पा गया, मैं पा गया। उसी यूरेका से ह्यूरिस्टिक मेथड बने। तो कहने का यहाँ पे अभिप्राय यह है कि थॉर्नडाइक के जो नियम है, वो नियम भले ही जानवरों पर प्रयोग किए गए, लेकिन एक संतुलित परिस्थितियों में किसी फिक्स ज्ञान को, फिक्स एक्सपेरिमेंट को, या फिक्स प्रशिक्षण को, या किसी फिक्स आदत को अगर व्यवहार में ढालना है, निर्माण करना है, तो वहां पे यह विधियां काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं।
छोटे छोटे बच्चों को आप एक बार नहीं 1000 बार किसी बात को मना करते हैं, वो मान जाते हैं क्या? नहीं। सैकड़ों हजारों बार करने के बाद भी वो बातों को नहीं मानते हैं, पनिशमेंट और रिवार्ड देने के बाद भी नहीं मानते। तो फिर क्या किया जाता है? परिस्थितियां उत्पन्न करके उनके अंदर हैबिट का विकास कराया जाता है अभ्यास के द्वारा, तब जाके उसके व्यवहार में परिवर्तन है। जैसे कि आप लोग पावलाव का नियम में आप लोग देखे होंगे वहां पर कि अगर किसी के अंदर गलत आदतों का निर्माण हो गया तो कैसे छुड़वाया जाए, और अच्छी आदत है तो उसका और ज्यादा कैसे उसका अभ्यास कराया जाए। तो ये सब सिद्धांतों की उपयोगिता एक शिक्षक के रूप में होनी, क्योंकि विद्यार्थी कई प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को लेकर विद्यालय में आता है। सभी विद्यार्थियों को एक ही शिक्षण विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता है। अलग अलग विद्यार्थियों की आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि, सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस, उसकी शैक्षिक बैकग्राउंड, उसकी लिविंग स्टाइल, उसके ज्ञान अनुभवों का स्तर, ये सारी बातें, उसका जेनेटिक अनुवांशिक, ये सारी बातें तय करती है, उसका एनवायरमेंट, सारी बातें तय करती हैं कि उसकी अधिगम की परिस्थितियां क्या हो सकती हैं। तो हम लोगों ने जो 5 जो नियम थे, मैं इसको केवल एक बार मैं पढ़ देता हूं। बहु अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड, तत्वों की पूर्व समर्थता का सिद्धांत, लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, सादृश्यता द्वारा अनुभव का सिद्धांत, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी और सादृश्य साहचर्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिंग शिफ्टिंग। तो इस प्रकार जो थॉर्नडाइक महोदय के जो 2 नियम थे हम लोगों ने, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सेकेंडरी नियम तो केवल एक भाई, अब सेकेंडरी नियम जो उस क्रिया, कोई भी किसी भी कार्य को करते समय जो उसका जो प्रोसेस होता है, वही प्रोसेस का सारा जो भी व्यवहार हो रहा है, वो सारी बातें उसमें सेकेंडरी में है। लेकिन जो उसके जो प्राइमरी नियम है, जो उसको मूल नियम है, जो उसके सार्वभौम नियम है, यूनिवर्सल है, वह नियम वही है 3, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इस नियम को हम लोग बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न हमेशा आता है कि थॉर्नडाइक के अधिगम के जो नियम है, उन नियमों की विवेचना अपने शब्दों में कीजिए। एक कंप्लीट क्वेश्चन होगा, 20 नंबर का होगा, 16 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। ये तो हमें थोड़ी बहुत जानना चाहिए थॉर्नडाइक कौन है। थॉर्नडाइक ने उनका थोड़ा बहुत जीवन परिचय मैंने बताया था कि थॉर्नडाइक एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत से प्रयोग किए और उनका सबसे सफलतम प्रयोग बिल्ली पे रहा, और उनको जो सिर्फ उन्होंने अधिगम का ही सिद्धांत नहीं दिया, बुद्धि का भी उन्होंने सिद्धांत दिया। और शायद समकालीन मनोवैज्ञानिकों में ऐसा कोई भी मनोवैज्ञानिक न था जिनके साथ ये काम न किए हों और सफल काम न किए हों। बिने, वाटसन, सब इनके कलीग्स थे। तो इस प्रकार का ये बातें थी। तो नियम कोई भी हो, उसमें आलोचना भी होती है। तो अवयववादियों के अनुसार इसकी जो आलोचना हुई है, उन्होंने कहा कि अधिगम का सार खोज में निहित है। जो अवयववादी जो थे, अवयवीवादियों के अनुसार कुछ आलोचना भी की गई है कि अधिगम का सार खोज में निहित है। अतः बालक को रचनात्मक कार्यों के आधार पर स्वयं अनुभव करने तथा अधिगम के लिए प्रेरित करना चाहिए। केवल प्रभाव के नियम पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। उन्होंने प्रभाव के नियम की कटु आलोचना करते हुए कहा कि अधिगम के लिए प्रत्येक अधिगामी को
पुरस्कार या प्रभाव अथवा परिणाम के फल की आवश्यकता नहीं होती। फल बाद में प्राप्त होता है और अधिगम की क्रिया पहले ही संपन्न हो जाती है। किंतु यहाँ कहना भी आवश्यक हो जाता है कि इस नियम से अधिगम में प्रेरणा को महत्वपूर्ण स्थान मिल जाता है। देखिए, सकारात्मक और नकारात्मक ये सब बातें, जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी उनको नकारात्मक रीइंफोर्समेंट दी थी, फीडबैक ही दी थी कि हाड़ मास के देह में बता में इतनी प्रीति ता प्रीति रघुनाथ में, तो वहां पे नकारात्मक ही था। तो देखिए, एक जो फिलॉसफी वाले पेपर में आप लोग पढ़ते हैं तो व्यक्ति कहता है कि हम इस सृष्टि के संपूर्ण रहस्य को जाना नहीं जा सकता, व्यक्ति जितना जानता है उतना उसके बारे में बखान करता है। तो हमारे पास जैसे जैसे अनुभव होता है, जैसे कि वो हाथी वाली कहानी सुने होंगे कि एक व्यक्ति के गांव में हाथी आया और उस गांव के सभी लोग अंधे थे और हाथी को छू के व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को जैसा अनुभव हुआ उसने उस प्रकार के अपने अनुभव बताए। किसी व्यक्ति ने पूंछ छुआ तो पूंछ जैसा अनुभव हुआ, झाड़ू जैसा, किसी ने पेट छुआ नगाड़े जैसा अनुभव हुआ, किसी ने हाथ सूंड छुआ तो सांप जैसा अनुभव हुआ, किसी ने पूंछ छुआ तो उसको झाड़ू जैसा अनुभव हुआ। तो जो अनुभव जिसको जिससे प्राप्त होते हैं, इसीलिए जो गेस्टाल्टवाद की जो थ्योरी है, तो गेस्टाल्टवाद की थ्योरी में बहुत स्पष्ट करते हैं कि किसी भी समस्या को पूर्ण रूप में देखना चाहिए। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी समस्या को अंशों में कर करके, अब जो भी वैज्ञानिक रिसर्च भी जो होते हैं वो संपूर्ण में नहीं होते, वो क्योंकि भाई ज्ञान बहुत व्यापक हो गया है, ब्रॉड है, तो छोटे छोटे स्टेप्स में ही अनुभव होते हैं। तो जितना छोटे छोटे स्टेप में अनुभव, इसीलिए जो भी थ्योरियां आ रही हैं सारी थ्योरी मॉडिफिकेशन हो रहा है, सारी मॉडिफाई हो रही है। कारण यही है कि जितना ज्यादा हम उस पर वर्क कर रहे हैं, जितना ज्यादा हम उस पर काम कर रहे हैं, उतने ज्यादा हमको अनुभव प्राप्त होते हैं, उतने नए नए सिद्धांत हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार सभी प्रकार के अधिगमों में केवल अभ्यास के नियम पर ही आश्रित नहीं रहा जा सकता। यह नियम रटने पर अधिक बल देता है। अधिगम की क्रिया में अधिगामी की रुचि, अवधान, मनोवृत्ति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। प्रायः हम बहुत सी बातों को केवल एक बार के अनुभव और निर्देश से सीख जाते हैं और अभ्यास की जरूरत नहीं होती है। हाँ, जीवन में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिसमें जरूरत नहीं है अभ्यास की और बताने की, हम सीख जाते हैं। ऐसे अनुभव भी आप लोगों के पास होंगे, आप लोग, लेकिन आलोचना तो हर काम की है। यहां पे आलोचना है कि विधि रट की इस प्रकार के सिद्धांत रटने पर अधिक बल देती है। लेकिन जरा मुझे आप बताइए कि आप छोटे बालकों को अल्फाबेट हो या वर्ण अक्षर हो या जो भी बातें होती, रटवाते ही तो हैं। हम लोग इस लेवल पर वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए जो डेफिनेशंस हैं, रटते ही तो हैं। इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं को डेट के रूप में हम लोग रटते ही तो हैं। तो जो ये रटना है, ये तो अधिगम का एक हिस्सा है। आप कुछ व्यवहारों को दैनिक जीवन में करने वाले व्यवहारों पर वहां आप रट के काम, बिना रटे काम चला सकते हैं। लेकिन परीक्षाओं में जो कुछ बातें लिखनी होती हैं, जो कुछ भी परिभाषाएं, प्रश्न ही होता है कि कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को लिखिए और उनमें से जो सबसे अच्छी परिभाषा उस पर अपने मंतव्य दीजिए। तो एक मंतव्य तो हम दे सकते हैं, लेकिन रटे रहेंगे तभी तो जाके 8-10 परिभाषा लिख के हम एक परिभाषा पर मंतव्य देंगे। तो हर बात की आलोचना है
और आलोचना करने वाले के जीवन में सिर्फ आलोचना ही मिलता है, उनके जीवन में और कोई काम ही नहीं है। कुछ व्यक्तियों की दृष्टि में ही उनकी बुद्धि में भेद दृष्टि होती है, और जिनकी बुद्धि में भेद दृष्टि होती है उनकी नजरों से केवल दोष ही दिखता है। ये मैं नहीं करूं, ये आपकी शिवांगमय कहती, ये आपके साहित्यिक प्रमाण है। लेकिन यही शिक्षा के द्वारा, यही फिलॉसफी कहती कि यही, और यही ज्ञान के द्वारा जो भेद दृष्टि है, उस भेद दृष्टि का विलोपन किया जाता है, उस भेद दृष्टि को मिटाया जाता है। तभी तो जाके एक तत्व दिखेगा, तभी तो जाके आत्म साक्षात्कार होगा, तभी तो ज्ञान की वास्तविक समझ विकसित होगी, तभी तो हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं या परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो भेद दृष्टि का, इसीलिए व्यक्ति के नहीं कहते हैं कि जो पांचों जो व्यक्तित्व में आप लोग पढ़ेंगे, जो पांचों जो कोश होते हैं, जो 7 चक्र हैं, 5 कोश हैं, तो व्यक्ति का जैसे जैसे अब उसकी अवस्था बढ़ती है तो उस प्रकार की, अगर उस अवस्था में उसके विचार नहीं बढ़ रहे हैं तो समझिए कि वो अंततोगत्वा उम्र तो बढ़ गई, लेकिन वो अन्नमय कोष में ही वो फंसा पड़ा है। मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय की बात ही नहीं है। अवस्था बढ़ गई, 80 साल के हो गए, लेकिन अगर आप अभी भी खाने के लिए और छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं तो समझिए कि आप अन्नमय कोष में ही आपका जीवन फंसा हुआ है। आप ऊपर के कोष में आप उठे ही नहीं। जैसे जानवर होते हैं, उनकी भी, गंवार व्यक्ति होता है, वो भी उम्र बढ़ रही है, अनुभव बढ़ रहा है, लेकिन वो उसकी स्थिति वही है। तो स्थिति से ऊपर उठना है। अब जिस स्थिति में, जब तक आप स्थिति से ऊपर नहीं उठेंगे, इसीलिए व्यक्ति सभी लोग मानव ही होते हैं, लेकिन जो स्थिति से ऊपर उठ जाता है, अर्थात विचारों से ऊपर उठता है, जो ज्ञान के लेवल पर ऊपर उठता है, उसको हम लोग मानव होते हुए भी हम लोग उसको महामानव की संज्ञा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो निम्न स्थितियों से, निम्न विचारों से, हम भेद दृष्टि से वो लोग ऊपर उठकर अभेद दृष्टि को प्राप्त हो गए हैं, जहां सब में एक तत्व का दीदार हो रहा है, जहां पे सकल पदार्थों में उससे सिर्फ एक चीज का ज्ञान हो रहा है। ये भी तो अधिगम है, यह भी तो व्यक्ति सीख रहा है। इसलिए तो कहा गया शिक्षा की परिभाषा में कि सा विद्या या विमुक्त है, अर्थात वह शिक्षा भी कहलाने लायक है जो बार बार हमें बंधनों में डाले, जो बार बार हमें आवागमन के चक्र में ही उलझाए रखे। वह शिक्षा कदापि शिक्षा नहीं हो सकती। शिक्षा वह है जो व्यक्ति को बंधनों से मुक्त करे, मतलब आवागमन के चक्र से मुक्त करे। वह व्यक्ति मुक्त आत्मा हो जाए, जीते जी मुक्त आत्मा। और उसके लिए ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, उसके लिए नए नए अनुभवों का सहारा लेना पड़ेगा, और जिस स्थिति में हम हैं उससे ऊपर उठना पड़ेगा। भेद दृष्टि को त्यागना पड़ेगा, दोष दृष्टि से त्यागना पड़ेगा, दृष्टि में समता लानी पड़ेगी, दया, करुणा और उदारता, सहिष्णुता जैसे गुण लाने पड़ेगा। अच्छा, गलती हो गया, छोड़ो यार, क्षमा साधारण बात है। ये सारी बातें परिस्थितियों से सीखी जा रही हैं। कोई एक्सपेरिमेंट करके कोई बता सकता है कि इस प्रकार कोई भी प्रणाली है वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज करता है तो उसको परिपूर्ण बनाने का प्रयास करता है, लेकिन कोई भी प्रणाली परिपूर्ण नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है कि व्यक्ति की जो समय परिस्थिति जो बदलती रहती है उसमें उसका प्रभाव पड़ता है, उससे उसमें अंतर आ जाता है। फिर भी सीखने के लिए जो अधिगम परिस्थितियां होती हैं उसमें कुछ चीजों का होना